एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट सिविल। इस वीडियो हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द ब्रिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम ईंटों पे टेस्ट करते क्यों। तो ईंटों पे टेस्ट करने के बहुत से रीजन हैं, लेकिन जो मेन रीजन है वो है कि हम ईंटों की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर ऑब्जॉर्प्शन एंड वर्क डेंसिटी आदि निकालना चाहते हैं, ताकि इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ईंटों की स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन को मीट कर पाएँ, ताकि हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आए। देखेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहला टेस्ट है कलर टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, ईंट का कलर देखते हैं कि कैसा कलर है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। दूसरा आता है हमारा साउंडनेस टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो ईंट का रेजिस्टेंस है अगेंस्ट वेदरिंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग को चेक करते हैं। तीसरा टेस्ट हमारा आता है हार्डनेस टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो ईंट का हमारा रेजिस्टेंस है अगेंस्ट अब्रेशन उसको चेक करते हैं। चौथा है हमारा स्ट्रक्चर टेस्ट। पांचवा है इम्पैक्ट टेस्ट। और छठा है हमारा शेप एंड साइज टेस्ट। सातवां है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। आठवां है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। और नौवां है हमारा एफ्लोरेंस टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट इज कलर टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम ब्रिक्स के कलर की यूनिफॉर्मिटी को चेक करते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे ब्रिक्स के जो कलर है हमारा वो सेम होना चाहिए। अगर ब्रिक्स का कलर यूनिफॉर्म होगा, जब हम उसको बिल्डिंग में लगाएंगे तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा। और इसको करते कैसे हैं, तो इसको करने के लिए हम विजुअली कंपेयर करते हैं दो ब्रिक्स को कि इस ब्रिक्स का कलर कैसा है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने दो ब्रिक्स ले रखी हैं। तो पहले सैंपल में हम देखेंगे इसका कलर जो है वो बहुत ही डल कलर है, तो इसका मतलब ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स नहीं है। दूसरे सैंपल में हम देखेंगे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा है, रेडिश कलर है, तो इसका मतलब ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है। सेकेंड टेस्ट इज साउंडनेस टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रिक्स है उसका हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्रिक्स है उसका हम सैंपल लेंगे और ध्यान रखेंगे कि एक सैंपल में मिनिमम 5 ब्रिक्स होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमने ब्रिक्स ली है उनको 24 घंटे के लिए हम पानी में डुबो कर रखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि हमने जो ब्रिक्स अभी पानी में डुबोई थी उनको हम निकालेंगे बाहर और 24 घंटे के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमने ब्रिक्स अभी निकाली हैं, ड्राई ब्रिक्स हैं जो है हमारी, उनको हम एक फ्रीजिंग चैम्बर में 24 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख देंगे -18 डिग्री सेल्सियस पर। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे हम कि हम फ्रीजिंग चैम्बर से अपनी ब्रिक्स को निकालेंगे और उनको थो के लिए रखेंगे 24 आवर्स के लिए। सिक्स स्टेप में हम क्या करेंगे कि स्टेप 2 से लेके 5 तक के स्टेप को हम 3 बार रिपीट करेंगे। और सेवन्थ स्टेप में क्या करेंगे कि जो भी हमारी ब्रिक्स है उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे कि उन पर कोई भी विजुअल साइन ऑफ डिटोरिएशन सच एज क्रैकिंग, फ्लैकिंग और स्पेलिंग तो नहीं है। अगर हैं तो वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा रिजल्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे और एक रिपोर्ट को हम प्रिपेयर करेंगे। तो अभी हमने जो साउंड टेस्ट देखा वो था इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग, लेकिन हम साइड पे क्या करते हैं कि दो ईंटों को लेते हैं और उनको एक दूसरे के अगेंस्ट टकराते हैं। और जब हम टकराते हैं तो उसमें से एक साउंड निकलता है। अगर वो साउंड क्लियर एंड बेल रिंगिंग साउंड है, क्लियर एंड बेल रिंगिंग साउंड है और टकराने पर ईंट टूटती भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये ईंट एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है। थर्ड टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एक ब्रिक्स लेते हैं और उसके ऊपर क्या करेंगे, एक शार्प टूल या अपने फिंगर नेल के थ्रू हम क्या करेंगे उस पर एक स्क्रैच मार्क करके देखेंगे। अगर ईंट पे स्क्रैच पड़ जाता है तो वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स नहीं है, और अगर कोई भी स्क्रैच नहीं आता है, मतलब कि नो स्क्रैच इंप्रेशन ऑन द ब्रिक्स, देन इट्स सेड टू बी ए हार्ड ब्रिक, तो वो एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स होगी। फोर्थ टेस्ट इज स्ट्रक्चर टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, एक ब्रिक को लेंगे और ब्रिक लेने के बाद हम उसको ब्रोक कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक इनर सरफेस मिला है हमको तोड़ने के बाद, उस पर हम देखेंगे कि जो इनर सरफेस है वो होमोजीनियस होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट सच एज होल्स एंड लम्स, मतलब कि इस भी सरफेस पे कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जैसे कि होल या लम्स, तो हम कहेंगे कि एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक। सो फिफ्थ इज इम्पैक्ट टेस्ट। तो इम्पैक्ट टेस्ट को हम देखने वाले हैं दो तरीके से। पहला मेथड हम देखने वाले हैं IS कोड के अकॉर्डिंग, और दूसरा मेथड हम देखने वाले हैं कि हम साइट पे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पैक्ट टेस्ट हम करते क्यों हैं। तो हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं ब्रिक्स की टफनेस एंड ड्यूरेबिलिटी को निकालने के लिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक ब्रिक्स का सैंपल लेंगे जो जिसको कि हमको टेस्ट करना है। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स में के सैंपल में मिनिमम 5 ब्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रिक्स ली है उसको हम एक सॉलिड सरफेस पे, जैसे कि कोई कंक्रीट का स्लैब हो गया, उसके ऊपर रख देंगे
रखने के बाद क्या करेंगे, हम एक सिलेंड्रिकल सस्पेंडेड वेट लेंगे, यूजुअली 15 केजी या फिर 25 केजी का होगा वो वेट, उसको 1 मीटर हाइट पे ब्रिक्स के ऊपर हम लटका देंगे। जैसे कि मान के चलिए ये ब्रिक्स है, इसके ऊपर एक वेट हम लटका देंगे, ये मान के चलिए वेट है 15 केजी का या फिर 25 केजी का, और ये जो हाइट रहने वाली है वो रहेगी हमारी 1 मीटर की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लोड को जो हमने वेट लटकाया है उसको इस ब्रिक के ऊपर, ये ब्रिक है, तो फ्रीली फॉल करवाएंगे। और हम यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स रिक्वायर्ड हैं जो कि इस ब्रिक में क्रैक लाने के लिए, उनको हम नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन ड्रॉप्स की हेल्प से हम, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमको ब्रिक्स की क्वालिटी बताता है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो जैसे कि अगर 5 ड्रॉप या उसके ज़्यादा ड्रॉप के बाद भी अगर ब्रिक्स में कोई भी क्रैक रिपेयर नहीं होता है तो वो क्लास ए की ब्रिक होगी, और 2 या 5 ड्रॉप के बाद अगर ब्रेक में क्रैक आने लगते हैं तो वो क्लास बी की होगी, और 1 या 2 ड्रॉप में ही अगर ब्रेक में क्रैक आने लगते हैं तो वो क्लास सी की ड्रॉप होगी, और अगर पहले ड्रॉप में ही ब्रेक टूट जाए तो वो क्लास डी की ब्रेक। अब देखेंगे हम साइड पे इम्पैक्ट टेस्ट को कैसे करते हैं। तो साइड पे करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक को 1 मीटर की हाइट से हम नीचे गिराएंगे। अगर इसमें कोई भी क्रैक नहीं आता है या ब्रेक टूटती नहीं है तो वो अच्छी क्वालिटी की ब्रेक्स मानी जाएगी। सिक्स्थ टेस्ट इज शेप एंड साइज टेस्ट। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे और सैंपल में ध्यान रखेंगे कि मिनिमम 20 ब्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एक ब्रिक का लेंथ, विड्थ एंड हाइट को मेजर करेंगे हाई प्रिसीजन के साथ। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम कि हर एक ब्रिक का हम क्या करेंगे, लेंथ टू विड्थ रेशियो निकालेंगे। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो डायमेंशन है हर एक ब्रिक का अगेंस्ट स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक का, उसको हम चेक करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट क्लास की ब्रेक है उसके लिए जो हमारा रेशियो है वो ±3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेविएशन उसमें, और थर्ड एंड फोर्थ क्लास के लिए ±8 mm से ज़्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए। और फिर फिफ्थ स्टेप में हम देखेंगे शेप एंड साइज ऑफ द ब्रिक्स, एंड द ब्रिक्स शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप। तो जो ब्रिक्स हैं वो हमारे रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए, उनकी एजेस स्ट्रेट होनी चाहिए और कॉर्नर शार्प होने, और जो इनका लेंथ टू विथ रेशियो है वो 15% से ज़्यादा डेबिट नहीं करना चाहिए स्टैंडर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। इस स्टेप में हम देखेंगे कि ब्रिक्स को हम चेक करेंगे फॉर डिफेक्ट सच एज क्रैक्स, चिप्स और अदर इम्परफेक्शन। देखिए हम परफॉर्म कैसे करेंगे, तो अगर हमको लेंथ का मेजरमेंट करना है तो हम इसको इस अरेंजमेंट में लगाएंगे लेंथ वाइज और इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। अगर हमको विड्थ का मेजरमेंट करना है तो इस अरेंजमेंट में लगाएंगे, और अगर हमको हाइट का मेजरमेंट करना है तो हम इस अरेंजमेंट में लगाएंगे 20 ब्रिक्स को, और उसके बाद इसकी हाइट, विड्थ, लेंथ और इन सबको मेजर करेंगे। और उसके बाद हमको कोऑर्डिनेट टॉलरेंस दे रखी है। अगर मॉडुलर साइज की ब्रिक है तो उसके लिए हमारे पास लेंथ का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 3720 से लेकर 3880 mm के बीच में, और ऐसे ही विड्थ का, हाइट का। और फॉर नॉन मॉडुलर ब्रिक ये हमारे पास दे रखे हैं लेंथ का, विड्थ का और हाइट का। और हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रिक्स है उसके कॉर्नर का उन्हें कैसे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए। जैसे कि इस ब्रिक्स में देखा कि कॉर्नर शार्प है हमारे, और ये कोई भी यहाँ पे डिफेक्ट नहीं है। सेवन टेस्ट इज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ब्रिक लेंगे और ब्रिक को हम ओवन में ड्राई करेंगे 110 से लेके 115 डिग्री सेल्सियस तक 24 घंटे के लिए। उसके बाद हम उसका वेट मेजर कर लेंगे, ड्राई वेट जो होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ड्राई ब्रिक है उसको हम क्या करेंगे कि 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखेंगे, और उसके बाद हम 24 घंटे बाद बाहर निकालेंगे और इसका वेट कर लेंगे। और हम उस वेट को हम ड्राई वेट के परसेंटेज के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट क्लास के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सेकंड क्लास ब्रिक्स के लिए 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और थर्ड क्लास ब्रिक्स के लिए 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि करते कैसे हैं, तो इसको पिक्चर की हेल्प से हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारी ब्रिक्स है, तो इसको हमने क्या किया, ओवन में रख दिया 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए 110 से लेके 115 डिग्री सेल्सियस पर। और हमने क्या किया, उसको जब ड्राई हो गई 24 घंटे के बाद तो हमने इसको बाहर निकाला और इसका वेट ले लिया W1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस ब्रिक को निकाला, निकालने के बाद पानी में इसको डुबा के रख दिया अनदर 24 आवर्स के लिए। और उसके बाद जब हम ये भीग गई 24 घंटे के बाद तो हम इसका वेट निकालेंगे फिर से W2। तो अब हम इसका क्या करेंगे, वाटर ऑब्जॉर्प्शन तो परसेंटेज में आएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो W2 माइनस W1 डिवाइड बाई जो ड्राई वेट है W1 उसके रेस्पेक्ट में W1 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वाटर ऑब्जॉर्प्शन। वाटर
एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी। एट्थ टेस्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ब्रिक की लोड बेरिंग कैपेसिटी है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो इसको इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे कि ब्रिक का सैंपल लेंगे और ध्यान रखेंगे कि ब्रिक के सैंपल में मिनिमम 5 ब्रिक्स हमारी होनी चाहिए। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ब्रिक का फ्रॉक होगा उसको हम मोर्टार से भर देंगे और मोर्टार का जो रेशियो रहेगा वो 1:3 का रहेगा। और मोर्टार भरने के बाद हम ब्रिक को क्या करेंगे कि जो हमारी टेस्टिंग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होगी उसमें हम ब्रिक को लगाएंगे और ध्यान रखेंगे कि उसके ब्रिक के दोनों साइड पे हम प्लाईवुड की सीट लगाएंगे और उसके बाद हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट लोड 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। और कब तक इसको अप्लाई करेंगे, जब तक कि ब्रिक्स में कोई भी ब्रिक फेल ना हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम लोड होगा जिसपे कि ब्रिक फेल हो रही है उसको हम नोट करेंगे और वही हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक होगी। और जो हमारा मशीन से आएगा कंप्रेशन मशीन से, तो वो हमारा लोड होगा, लोड किस में होगा, किलो न्यूटन में होगा या फिर न्यूटन में होगा। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि न्यूटन में होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जो ब्रिक का सरफेस एरिया होगा mm स्क्वायर में उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी आ जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस स्टेप को 2 से 5 के स्टेप को हर एक ब्रिक पे रिपीट करेंगे और उसका हम रिजल्ट को रिकॉर्ड करेंगे और एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और भी है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और ब्रिक की वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस स्टेप को अब हम पिक्चर की हेल्प से और भी ज़्यादा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। तो इसमें हमने क्या किया कि ये ब्रिक है और इसके ऊपर देखिए ये हमने प्लाईवुड लगा रखा है दोनों साइड पे, ताकि लोड क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो उसके बाद हम इस पे ब्रिक को लगाने के बाद हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे कांस्टेंट 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा एक डायल गेज होगा, यहाँ से हम वैल्यू को नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमको वैल्यू न्यूटन में मिलेगी। उसके बाद जो हमारा ब्रिक्स का एरिया, सरफेस एरिया, उसके हम इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको मिल जाएगी। तो 9th टेस्ट इज एफ्लोरेसेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एपरेटस कैसा यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या लेंगे, एक सैलो फ्लैट बॉटम डिश लेंगे और उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर रहेगा जिससे कि जो हमारा स्पेसिमेन है वो कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो जाए। उसके बाद क्या देखेंगे कि जो हमारा डिश है वो बना होना चाहिए किसका, गिलास का होना चाहिए, परसोलिन का होना चाहिए या फिर ग्लेज्ड स्टोनवेयर का होना चाहिए। और उसका जो साइज़ होगा, अगर उसका जो शेप स्क्वायर है तो अब साइज़ होगा 180 mm बाई 180 mm बाई 40 mm डेप्थ। और अगर उसका शेप सिलेंड्रिकल है तब उसका साइज़ क्या रहेगा, 20 mm उसका डाया रहेगा एंड 40 mm उसकी डेप्थ रहेगी। अब हम देखेंगे इसको हम परफॉर्म कैसे करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। करेंगे कि जो हमारी ब्रिक होगी उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा डिश ले रखी है उसमें हम उसको इमर्ज कराएंगे और ध्यान रखेंगे कि 25 mm तक ही इमर्जन होना चाहिए। और जो टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और वेंटिलेटेड एक रूम होना चाहिए, उसमें ही परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है जो ईंट के लिए उस पानी को एब्जॉर्व करने के लिए छोड़ देंगे और जो सरप्लस वाटर होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उसकी जो हमारा डिश है उसको हम किसी चीज़ से कवर कर देंगे ताकि जो एक्सेस इवेपोरेशन हमारा ना हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस ब्रिक्स को निकाल लेंगे, निकालने के बाद देखेंगे कि इसके ऊपर पैचेस पड़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमने जो ईंट है उसको हमने क्लासीफाई कर रखा है। तो इसको समझने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये डिश है तो इसमें हमने इस ब्रिक्स को लगा दिया है और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इमर्जन है वो 25 mm का ही होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो एफ्लोरेसेंस की रिपोर्ट की कैटेगरी है वो कौन कौन सी हैं। तो हम देखेंगे कि अगर उसके ऊपर कोई भी परसेप्टेबल डिपॉजिट नहीं है एफ्लोरेसेंस का तो हम उसको बोलेंगे कि ये नील है। उसके बाद अगर 10% सरफेस एरिया उसका एफ्लोरेसेंस से कवर हो चुका है यानी कि उस पर पैचेज आ चुके हैं तो हम उसको बोलेंगे कि स्लाइड एफ्लोरेसेंस हुआ है। और हम तीसरा देखेंगे मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा कि स्लाइड से तो ज़्यादा होगा लेकिन 50% से कम होगा तो हम उसको बोलेंगे मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। और अगर 50% से हमारा ज़्यादा एफ्लोरेसेंस हो जा रहा है, इस पे फ्लैकिंग आ रहा है, वाइट पैचेज आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हैवी। और सीरीज के केस में क्या होगा कि व्हेन देयर इज ए हैवी डिपॉजिट ऑफ साल्ट्स अकम्पनीड बाय पाउडरिंग एंड और फ्लैकिंग ऑफ द एक्सपोर्ट सरफेस। Thanks for watching. If you enjoyed this video, then hit the like button and subscribe to our channel for more civil engineering content. And don't forget to leave a comment with any question or topic you would like to see in our future videos.